गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपने एसआरए एक्ट पर करेंगे, क्योंकि मैंने एसआरए पर इंट्रोडक्शन अच्छे से बना रखा है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि एसआरए में कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, इसका सेक्शन 1 क्या कहता है और इसको कैसे लर्न करना चाहिए। क्योंकि जब अपने एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तब भी अपने देखते हैं कि उसमें पार्ट्स होते हैं। वैसे ही जब एसआरए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है कि इसको पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर इसको 3 पार्ट्स को 8 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। वो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें अपनों ने सेक्शन 1 तक पढ़ा था, ठीक है। सेक्शन 2 भी मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था। अब अपने आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सेक्शन 6 क्या कहता है कि जब किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या कर दिया जाता है? डिस्पोजेस्ड कर दिया जाता है, बेकब्जा कर दिया जाता है, तब वो पर्सन क्या कर सकता है, उसके पास क्या रेमेडी है, वो कब सूट ला सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में, ये सब सेक्शन 6 अपनों को बताता है। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ कि अपनों ने सेक्शन 1 में क्या पढ़ा था। सेक्शन 1 में अपनों ने पढ़ा था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसका एक्सटेंट कहाँ है? इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे है। और ये कब, इसका कमेंसमेंट कब हुआ? तो 1 मार्च 1964 में इसका कमेंसमेंट हुआ था। जिसके बाद अपनों ने सेक्शन 2 पढ़ा था जो डेफिनेशन क्लोज बताते हैं, जिसमें 2A में अपनों ने ऑब्लिगेशन पढ़ा था, B में अपनों ने सेटलमेंट पढ़ा था, जिसमें ऑब्लिगेशन को बोलते हैं बाध्यता, सेटलमेंट को बोलते हैं व्यवस्थापन, C में पढ़ा था अपनों ने न्यास, डी में पढ़ा था अपनों ने न्यासी एंड ई में पढ़ा था अपनों ने वर्ड एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद सेक्शन 3 कहता है सेविंग्स के बारे में बताता है कि सेविंग्स का मतलब क्या होता है। सेविंग हमें बताता है कि ये जो एक्ट है किन पर अप्लाई नहीं होगा। तो इन्होंने 2 क्लोज बता रखे हैं। फर्स्ट क्लोज में इन्होंने कहा है कि अगर पार्टीज ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, तो वो ही क्या होंगी? अप्लाई होंगी। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अपने उसको देंगे। सेकंड क्लोज कहता है कि जो ये एसआरए एक्ट है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट पर इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। ये 2 क्लोज हैं। उसके बाद सेक्शन 4 कहता है, ये सेक्शन 4 का जो टाइटल है अपनों को एज इट इज याद करना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज का क्वेश्चन, मतलब प्रिलिमिनरी में क्या आते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों पर, मतलब जो अपने व्यक्तिगत सिविल राइट है, पर्सनल सिविल राइट्स हैं, उन पर अप्लाई होना। जो एसआरए एक्ट है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत किया जाना, न कि दंड विधियों के लिए। मतलब ये हमें बता रहा है कि जो ये एसआरए है वो सिविल राइट्स पर अप्लाई होगा, सिविल पर अप्लाई होगा, क्रिमिनल राइट्स पर ये अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए इसको अपने सिविल एक्ट बोलते हैं, ठीक है। देन आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका प्रत्युत्तरण कैसे करेंगे, कि स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण कैसे किया जाएगा। तो ये कहता है कि अगर आपको करना है तो आप सीपीसी में जाइए, मतलब डायरेक्ट आपको सीपीसी में भेज देता है कि आप जाइए वहां से उसका प्रत्युत्तरण कर लीजिए। आज अपने पढ़ते हैं सेक्शन 6 कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो जो पर्सन है वो कैसे वाद कर सकता है। इसमें टोटल 4 सबसेक्शन है। इसमें टोटल कितने? 4 सबसेक्शन है। अब सबसेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1 में कहता है कि जब किसी पर्सन को, याद देखिए मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप एज इट इज़ वैसे अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं इजी वे में पढ़ा रही हूँ, आपको एग्जाम में भी याद रहेगा और अभी आपको समझने में भी इजी रहेगा। मतलब जब किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता होगा, जैसे मैं आपको वापस शॉर्ट में बता देती हूँ, ये क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब इसको मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, इसको मैं बाहर भी लेके जा सकती हूँ। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को जब अपने लेके जा सकते हैं वो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैंने कोई वॉच पहन रखी है तो वॉच क्या होगी? अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ये अपना घर जो है, जो अपना घर होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, उसको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ये होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब सेक्शन 6 किसकी बात कर रहा है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है।
कि जब किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या कर दिया जाता है, बेकब्जा कर दिया जाता है, और उसकी कंसेंट के बिना, अंडरलाइन क्या करना है कि उसकी सहमति के बिना उसको क्या कर दिया जाता है, बेकब्जा कर दिया जाता है। और बेकब्जा कैसे किया जाता है कि विधि की अवैध प्रक्रिया से। क्या होता है, विधि की अवैध प्रक्रिया से। तो की पॉइंट्स क्या होंगे कि उसकी कंसेंट के बिना, कंसेंट के बिना, ठीक है, और क्या कर दिया जाता है, विधि की अवैध प्रक्रिया से, विधि की अवैध प्रक्रिया से, विधि की अवैध प्रक्रिया से क्या कर दिया जाता है, बेकब्जा कर दिया जाता है, बेकब्जा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, की पॉइंट्स हो जाएंगे कि जब किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, क्योंकि अपने सेक्शन 6 में क्या पढ़ रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कि जब किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना इमूवेबल प्रॉपर्टी से विधि की अवैध प्रक्रिया से, मतलब जो उसने प्रोसीजर फॉलो किया है वो इल्लीगल प्रोसीजर फॉलो किया है और उससे क्या कर दिया, बेकब्जा कर दिया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो पर्सन जिसको बेकब्जा किया है, सेकंड कहते हैं ऐसा पर्सन, अंडरलाइन कीजिए, और ऐसा पर्सन जिससे उसे व्युत्पन्न अधिकार का दावा करता है। ठीक है, वह व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहे और उससे व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना कब्जा वाद द्वारा प्रत्युदित कर सकता है। प्रत्युद्रण या प्रत्युदत, इसका मतलब होता है रिकवरी कर सकता है। ठीक है, तो ये है सबसेक्शन 1, एकदम इजी है, जैसे मैं पढ़ती हूँ आपको वैसे ही पढ़ा रही हूँ की पॉइंट से। ठीक है, सबसेक्शन 1। अब नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्री में से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसेक्शन 2 कहता है कि वो पर्सन कब सूट ला सकता है, कब सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो बेकब्जा किए जाने की तारीख से, बेकब्जा किए जाने की तारीख से, किए जाने की तारीख से कब कर सकता है, 6th मंथ के अंदर। कब कर सकता है, मतलब कि जिस पर्सन को डिस्पजेस किया है वो सूट इंस्टीट्यूट कब कर सकता है, तो 6th मंथ के अंदर अंदर वो कर सकता है। इसका मतलब कि अगर मेरे को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पजेस किया, मान लीजिए कि मेरे को आज डिस्पजेस किया, लेकिन मैं क्या जा रही हूँ, 7वें महीने में कोर्ट जा रही हूँ, तो अब मेरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। मेरे को कब जाना पड़ेगा, 6th मंथ के अंदर अंदर जाना पड़ेगा। अगर मैं 6th मंथ के बाद जाती हूँ तो कोर्ट मेरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। ये क्या है, एक प्री का क्वेश्चन है कि बेकब्जा किए जाने की तारीख से कब सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, 6th मंथ के अंदर अंदर। सेकंड इसका क्लोज क्या कहता है, इसमें 2 क्लोज कहते हैं, 2 क्लोज है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको गवर्नमेंट डिस्पजेस कर रही है, क्योंकि नगर पालिका या नगर परिषद की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर वो गवर्नमेंट आपको डिस्पजेस कर रही है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। मतलब आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट कर सकते हैं और 6th मंथ के अंदर अंदर आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ये जो सबसेक्शन 2 है इसमें से प्री का क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आपको याद रखना है कि कितने मंथ की बात कर रहे हैं, 6th मंथ की इसमें बात कर रहे हैं। देन आते हैं अपने सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 भी प्री का क्वेश्चन है कि जब इस सेक्शन में कोई मान लीजिए डिक्री आ गई या कोई जजमेंट आ गया, कोई डिक्री आ गई या कोई निर्णय आ गया, तो उसके अगेंस्ट ना तो अपील करेंगे, याद रखना, ना तो अपील होगी और ना ही रिव्यू होगा, ना तो अपील होगी और ना ही रिव्यू होगा, तो क्या रेमेडी है, तो अपने उसमें रिवीजन कर सकते हैं। मतलब ना तो अपील होगी ना पुनर्विलोकन होगा, बट क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम एसआरए एक्ट में तो ऐसा दिया ही नहीं हुआ कि आप रिवीजन कर सकते हैं, तो ये कुछ केस लॉज से ये आती है, ये जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, ये कुछ केस लॉज से, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस में हेल्ड किया होता है, तब अपनों को वहाँ से पता चलता है। अदरवाइज एसआरए में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में अगर कोई निर्णय आदेश आया है तो उसकी न तो अपील होगी ना ही रिव्यू होगा, बट अपने क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक केस बता देती हूँ कि कौन से केस में कहा है कि अपने इसका रिवीजन कर सकते हैं।
इसमें केस है अमित बंसल वर्सेस, इसका केस नोट कीजिए, अमित बंसल वर्सेस धीरज सचदेवा का केस है, धीरज सचदेवा का केस है, अमित बंसल वर्सेस धीरज सचदेवा का केस है 2015 का। इस केस में हेल्ड किया था कि जब आप अपील नहीं कर सकते, आप रिव्यू नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस केस के अगेंस्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देन अपनों ने सबसेक्शन 3 पढ़ा, अब अपने पढ़ते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 सिंपल सा कहता है कि आप यहाँ पे आप टाइटल के लिए केस भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे पोजेशन के लिए भी केस कर सकते हैं, मतलब आप हक के लिए भी केस कर सकते हैं एंड आप कब्जा भी पा सकते हैं। ठीक है, ओनली टाइटल के लिए नहीं कर सकते, ओनली पोजेशन के लिए नहीं कर सकते, बट टाइटल प्लस पोजेशन के लिए आप सेक्शन 6 में केस कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, 2018 के अमेंडमेंट से पहले एसआरए में क्या होता था, ओनली जो वस्तु होती थी, मान लीजिए अगर जो वस्तु है, मान लीजिए मेरी वॉच किसी पर्सन ने ले ली और वो मुझे नहीं लौटा रहा, उसने खो दी, तो मैं क्या कहूँगी कि मुझे सिर्फ वो वॉच ही चाहिए, मुझे उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा उसकी वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, तो मुझे ओनली वॉच चाहिए, तभी आप एसआरए में आते थे। लेकिन अब चाहे आप मनी लेना चाहते हैं, चाहे आप वो जो वस्तु है, जो थिंग्स आप वो लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप एसआरए में आ सकते हैं। तो सेक्शन 6 इतना इजी है, बहुत बार पढ़ने से स्टूडेंट को नहीं समझ आता। इसमें सबसेक्शन 1 में दिक्कत आती है, बेरेक्ट बहुत उल्टा पुल्टा है, नहीं समझ में आता, तो ये सेक्शन 1 आप ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसेक्शन 2 इसका इंपॉर्टेंट है और सबसेक्शन 3 प्री के 2 क्वेश्चन निकलते हैं और सबसेक्शन 4 बिल्कुल ईजी है। और ये केस भी इंपॉर्टेंट है, ये केस आप सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेंस का सेक्शन 6 का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मेंस के एग्जाम में, तो एज इट इज़ आप ऐसे सेक्शन लिखिए, ऐसे सबसेक्शन लिखिए, ऐसे केस बताइए, तो आपको एग्जामिनर जो होगा आउट ऑफ नंबर दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी उनको एसआरए, जिन स्टूडेंट को हार्ड लगता है, अब मेरी वीडियो देखने के बाद वो एसआरए अच्छे से पढ़ सके एंड लर्न कर सके। थैंक यू सो मच।